दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बर्रा थाना इलाके में दबंग अजय ठाकुर और हैप्पी पांडे ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को सरेराह पीट दिया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो एक युवक द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। दरअसल जो अजय ठाकुर नामी अपराधी है, जिस पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, वहीं हैप्पी पांडे उसका साथी भी अपराधी। इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद भी अब तक मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो नामी बदमाश थे, दोनों गुंडे हैं और जिस तरह से मारपीट किया गया है, अब तक इन दोनों आरोपियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर कोई मौजूद था जिसने ये वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी पुलिस जागी नहीं। और दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो गई है। लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई। ताबड़तोड़ फायरिंग से यह हत्या की गई है। दुर्गेश यादव नाम के प्रॉपर्टी डीलर की यह हत्या है। मनीष यादव और पलक ठाकुर पर इस हत्या का आरोप लग रहा है। पैसों के लेन देन के विवाद में यह हत्या की गई थी। पुलिस इस तरह की बातें कर रही है। सेक्टर 14 के बरौली क्रॉसिंग की घटना है, जहां पुलिस ने जांच के बाद शुरुआती जांच में बताया कि पैसों के लेन देन में यह हत्या की गई है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई। दुर्गेश यादव के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई है और इसके पीछे मनीष यादव और पलक ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, कौन है ये दुर्गेश यादव और जिस हत्या का आरोप लग रहा है मनीष यादव और पलक ठाकुर पर, वो कौन है? पुलिस किस एंगल से अब इस जांच को आगे बढ़ा रही है? नीलू, देखिए, दुर्गेश यादव गोरखपुर के गोला का रहने वाला है और जिन पर आरोप है मनीष यादव और पलक ठाकुर, ये एक महिला है। ये सभी आपस में परिचित थे और बताया जा रहा है पहले खुद सब साथ में जमीनों का काम करते थे। आज सुबह पलक ठाकुर, मनीष यादव और 4-5 और अन्य लोग थे, वो दुर्गेश यादव के घर में पहुंचे हैं, घर में बैठे हैं, बातचीत की है, चाय वगैरह पी है। जब दुर्गेश उन्हें बाहर गेट तक छोड़ने आए तब किसी बात पे कहासुनी हुई है और दुर्गेश यादव के ऊपर गोली चलाई गई है, उसके पेट में गोली लगी है। पीजीआई इंस्पेक्टर जब उसको लेके गए ट्रॉमा सेंटर तो इलाज के दौरान दुर्गेश यादव की मौत हो गई है। जो पुलिस मौके पर पहुंची है, उनका ये कहना है कि मौके से एक युवक से पूछताछ की गई है जो साथ में ही रहता था दुर्गेश यादव के। उसका ये कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर कोई चर्चा चल रही थी। आरोपी कह रहे थे लगातार कि तो तुमने मुझे अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए। इसी बात पे कहासुनी हुई और फायरिंग हुई है। पुलिस ने, क्योंकि अब दो नाम सामने आ गए, सब पूर्व परिचित थे, तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। नीलू, चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई और 2 नाम इसमें सामने आए हैं। अब पुलिस जांच में जुट गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर जाति के आधार पर सर्वे कराने पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ में जाति के आधार पर सर्वे कराने पर एफआईआर हुई है, जिसमें जातिगत आधार पर सरकारों के कामकाज को लेकर फोन कॉल आया। एक नंबर से कुछ लोगों को ये आपत्तिजनक कॉल आया। हजरतगंज पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया है। दरअसल सर्वे करने वाली एक कंपनी और संगठन पर यह एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। ऋषभ, जिस तरह से ये फोन कॉल आया है, अब इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। किस कंपनी के खिलाफ ये एफआईआर है और क्या अब इसको आईटी सेल में भेज दिया गया है इस पूरे मामले की छानबीन को? नहीं, तो देखिए, कंपनी के नाम की तो अभी पुलिस पुष्टि में लगी हुई है, लेकिन जिस नंबर से फोन कॉल हुई थी उस नंबर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कल राजधानी के कई लोगों के पास इस टेलीफोन नंबर से एक फोन कॉल आती है जिसमें 2 जातियों के बीच में विद्वेष डालने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की योगी सरकार और पहले की अखिलेश यादव की सरकार, मायावती की सरकार है, उनके संबंधित कुछ सवाल पूछे गए और किन जातियों का वर्चस्व था, इस तरह के आपत्तिजनक सवाल पूछे गए थे, जिसको संज्ञान में लिया है सरकार और शासन की ओर से। और लाल बाग चौकी इंचार्ज नरेंद्र प्रताप ने ये एफआईआर दर्ज कराई है उस टेलीफोन नंबर के खिलाफ। और एक कंपनी, सर्वे करने वाली कंपनी का नाम सामने आया है जिससे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल। और ऋषभ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये फोन कॉल आया और क्या उस नंबर को ट्रेस किया जा सका है अब तक? देखिए, अभी तो
तमाम लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा था ऑडियो क्लिप, जिसको संज्ञान में लेके एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर कुछ लोग खुद सामने आए हुए थे तो शायद उनको वादी बनाया जाता, लेकिन कोई वादी बनने को तैयार नहीं था, लिहाजा पुलिस खुद वादी बनी और अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। शुरुआती जो जांच है उसके मुताबिक पता चल रहा है कि राजस्थान के कोटा का नंबर बताया जा रहा है, तो इसकी और सर्वे करने वाली कंपनी के नाम की पुष्टि में लग गई है पुलिस। इसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। नीलू, और सबसे बड़ी बात है ऋषभ कि इसमें जाति के आधार पर सवाल पूछे गए हैं। इस वक्त खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जाति को लेकर निकलकर सामने आ रही है, और ऐसे में ये सर्वे कराना, हालांकि ये पता नहीं चल पाया कौन कंपनी है, नंबर भी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और पुलिस को जल्द से जल्द इसको देखना होगा कि कहां से आखिर ये फोन आया। जी देखिए नीलू, अभी पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें भी इसी बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि ये साजिश है या शरारत है, लेकिन जो तरीका है उसको शरारत नहीं कहा जा सकता। जातियों के बीच में विद्वेष डालने वाले वहां की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, सरकारों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, वो पिछली तीनों सरकारों के खिलाफ ही इसमें आपत्तिजनक मैसेज है, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर ऐसे मामलों पे एफआईआर होती है, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और लखनऊ पुलिस ने की शुरुआत कर भी दी है। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ तमाम जानकारी देने के लिए। और बहराइच में बिना परमिशन भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इन पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये लोग बाबा कुट्टी बाजार में बिना परमिशन ही शूटिंग कर रहे थे। जब इनसे पूछा गया, इनके पास परमिशन का कोई जवाब नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी, और इसके बाद 5 लोगों के खिलाफ अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तो गाने की शूटिंग कर रहे थे, भोजपुरी गाना था या फिल्म था, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी प्रशासन ने। कोरोना काल में चूंकि ये शूटिंग कर रहे थे तो भीड़ भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। एक बाजार है बाबा कुट्टी बाजार, वहां पर ये शूट करते दिखाई दिए। जब पुलिस ने इनसे पूछा कि किसी तरह का कोई परमिशन उन्होंने लिया है तो उनके पास कोई कागज नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। बहुत अच्छे। और प्रयागराज के करेली इलाके में लेडीज जिम में जमकर बवाल हुआ। दबंग युवकों ने महिला ट्रेनर को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। महिला ट्रेनर ने करेली थाने में दबंग युवकों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर एक लेडीज जिम था, वहां पर कुछ युवक घुसते हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और घुसने के बाद जो वहां पर महिला ट्रेनर थी उनकी जमकर पिटाई भी इन युवकों ने की है। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और देहरादून से खबर है, यहां पर त्यागी रोड पर खुद को आग लगाने वाली महिला की अब मौत हो गई है। कोरोनेशन अस्पताल में महिला को भर्ती किया गया था। अब महिला की मौत की बात सामने आई है। महिला ने घरेलू विवाद के बाद 1.5 साल के बच्चे के साथ खुद को आग लगा ली थी। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन 60% झुलसी हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर महिला को बचाया नहीं जा सका। मृतक पूनम सेवला कला की रहने वाली बताई जा रही है। उनका वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप पूरा घटनाक्रम साफ तौर से देख सकते हैं। और झांसी से खबर मिल रही है, यहां पर खड़े डंपर से एक बस टकरा गई है। बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। अस्पताल में फिलहाल इन यात्रियों को भर्ती करा दिया गया है। देवरिया से ये बस राजस्थान जा रही थी। बस कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर बस टकरा गई है खड़े डंपर से, जिसमें बस में सवार कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से खड़े डंपर में ये बस टकराई। आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त इस बस का हो गया है। हालांकि जो लोग इसमें बैठे हुए थे, गनीमत ये रही कि उनको चोटें तो आई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर इसमें नहीं है। फिलहाल जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि
जो ये लोग थे, वो ये जो बस थी वो राजस्थान की तरफ जा रही थी देवरिया से, और कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। तो देवरिया से राजस्थान की बस जा रही थी और इसमें कई यात्री सवार थे। कहा जा रहा है कि खड़ी डंपर में इस बस ने पीछे से आकर धक्का मारा और फिर इसमें जो यात्री थे उनमें से कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि देवरिया से राजस्थान की तरफ ये बस जा रही थी। अश्वनी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी, कहां पर ये हादसा हुआ है, कितने लोग इस बस में सवार थे और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, ये हादसा मोर तहसील के होश थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां पर झांसी कानपुर नेशनल हाईवे के किनारे एक डंपर खड़ा हुआ था। ये बस देवरिया से सूरत जा रही थी। इस बस में तकरीबन 40 यात्री सवार थे। सीधी टक्कर पीछे से खड़े डंपर में हुई है। बस की शताब्दी ट्रेवल्स की बस थी। देर रात का मामला था। इसके बाद आधा सवारी से सभी उससे घायल हो गए हैं, जिनमें चालक और एक यात्री उसकी जो स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। सभी घायल यात्रियों को, चालकों को और एक यात्री को स्थानीय जो परिचालन से भर्ती कराया गया है। तो कहीं ना कहीं जो रोडवेज किनारे जो बस किनारे जो डंपर खड़ा था, उसके चलते बड़े बड़े हादसे लगातार हो रहे हैं। एक बार फिर से खड़ा जो डंपर था सड़क किनारे, वो भी हादसे का बड़ा सबब बना। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जो बड़े बड़े जो ट्रक खड़े होते हैं, उनको लेकर के लगातार शिकायतें आती रहती है कि ये हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके जो ट्रक हैं वो वहीं खड़े रहते हैं। इसके बाद एक बार फिर से बड़ा सामने आया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या अश्वनी, इसमें गंभीर रूप से भी लोग घायल हुए हैं? बिल्कुल, इसमें 3 ऐसे यात्री हैं जो काफी गंभीर घायल हुए हैं। सीधी टक्कर हुई है पीछे से ट्रक की खड़े डंपर में। आप समझ सकते हैं कि बस काफी तेज रफ्तार में होगी। जब वो खड़े डंपर से टकराई होगी तो कितनी तेज धक्का लगा होगा। इसके बाद ये हादसा सामने आया है। आगे का बस से हिस्सा देख सकते हैं आप कि पूरे परखच्चे बस के उड़ चुके हैं। ऐसे में हादसे की जो गंभीरता को आप अंदर लगा सकते हैं कितना बड़ा हादसा हुआ है। कैजुअलिटी फिलहाल कोई नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है और 6 यात्री, तो जिस तरह से हादसा हुआ उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्वनी तमाम जानकारी देने के लिए। और लखीमपुर खीरी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि शारदा, घाघरा, कर्रानैली नदी में जलस्तर कम हुआ है, लेकिन इसके बाद भी नदियों के कटान तेज हो गया है। जिले में दर्जनों ग्रामीणों के घर बाढ़ से बह चुके हैं। कटान तेज होने से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। बगहा गांव के 8 घर नदी में समा गए। तस्वीरें भी हम आपको देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कटान हुआ और किस तरह से जो नदी के किनारे बसे घर थे वो पानी में समा गए। अब प्रशासन सतर्क है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो नदियां हैं, घाघरा या फिर कर्नाली नदी है, उनका जलस्तर तो नीचे गया है, लेकिन जो कटान है वो अब भी जारी है और जो नदी के किनारे बने बसे घर हैं वो घर पानी में समाते जा रहे हैं। और बुलंदशहर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों पर छेड़छाड़ और वीडियो बनाने का आरोप लगाया। आरोपियों ने युवती के परिजनों से केस वापस लेने की धमकी दी। इधर न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश अब भी की जा रही है। और बागपत में एक लेखपाल अंशुल ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक छपरौली का रहने वाला है। घटना का पता उस वक्त चला जब उसके दोस्त ने फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला, जिसके बाद उसने पड़ोसियों से पूछताछ की और दरवाजा खोला तो लेखपाल फांसी से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मामले में अब जांच शुरू कर दी है। इनके 16 बैच के लेखपाल थे, डिकोली में तैनात थे अंशुल। यहीं पे डीएम कंपाउंड में उनका आवास था, वहीं पे रहते थे। सूचना मिली कि उन्होंने जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो लोगों ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो नीचे पंखे से लटकते हुए पाया, ऐसा लोगों ने बताया। बाकी क्या कारण था उसका, क्या था, उसको अभी धीरे धीरे पता लगेगी जांच में। और ब्रेक के बाद आगरा की बात करें तो यहां पर ट्रिपल मर्डर कांड का मामला है, जिसमें तीसरे आरोपी गजेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, गोली लगने से गजेंद्र घायल भी हुआ है। गजेंद्र से असला और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं।
2 बदमाश इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और ये पूरा मामला थाना छत्ता इलाके का है, जहां पर गजेंद्र के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दिन पहले थाना इत्माद-दौला में एक ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया था। उसी में कल 2 व्यक्तियों को मुठभेड़ में पकड़ा गया था, एक सुभाष और दूसरा वकील। कुछ व्यक्ति उसमें से फरार चल रहे, उसमें जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो गजेंद्र है जो कि फरार चल रहा था। आज थाना इत्माद-दौला की पुलिस को, एसओजी को उसके आने की आगरा में खबर मिली है। और राम मंदिर के नक्शे पर आज बोर्ड की एक मीटिंग होने वाली है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शे पर चर्चा होने वाली है। 2,74,110 वर्ग मीटर के लिए ये पूरा नक्शा तैयार किया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर नक्शे पर आज ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राम मंदिर के नक्शे पर आज बोर्ड की एक मीटिंग है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में इस नक्शे पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि जो 2,74,110 वर्ग मीटर के लिए जो जमीन है उसके लिए ये पूरा नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर इस नक्शे पर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। तो नक्शा एक तैयार की जा रहा है, किस तरह से राम मंदिर और उसके आसपास के एरिया को विकसित किया जाएगा। इसको लेकर राम मंदिर के नक्शे पर आज बोर्ड की एक मीटिंग है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में ये मीटिंग होगी, नक्शे पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि करीब 2,74,110 वर्ग मीटर का ये पूरा नक्शा होगा, जिसमें किस तरह से विकास करना है राम जन्मभूमि और उसके आसपास के एरिया पर। उस नक्शे पर आज ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंदिर को लेकर नक्शे पर आज ये मीटिंग रखी गई है। बातचीत करने के लिए केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, ये जो नक्शा है जिसको लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है, ये नक्शा क्या इसको हम इस तरह से कहें कि जो विकास किया जाएगा राम मंदिर के आसपास का एरिया, ये वही नक्शा है और इस पर ही आज मीटिंग होने वाली है? जी, हम आपको बता दें कि इस समय हम अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय पे हैं। 11 बजे यहाँ पर बैठक शुरू होगी। हम बता दूं कि 2,74,110 वर्ग मीटर जो ओपन एरिया है, ये पूरे का नक्शा पेश किया गया है। इसके अलावा जहां मंदिर बनना है, 13,000 वर्ग फीट में मंदिर बनना है, ये कवर्ड एरिया है। तो कुल मिलाकर जो नक्शा पेश किया गया 2,74,110 वर्ग मीटर का नक्शा पेश कर दिया गया है। अभी 11 बजे बोर्ड की बैठक शुरू होगी। बोर्ड के अध्यक्ष कमिश्नर MP अग्रवाल, यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं नीरज शुक्ला, वो यहाँ कार्यालय में पहुंच चुके हैं। DM भी मौजूद रहेंगे क्योंकि वो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। तो कुल मिलाकर जो आज चर्चा होगी, पास करने चर्चा होगी, जो उसकी शुल्क दिया जाएगा, डेवलपमेंट शुल्क लगना है, वो हैवी शुल्क है। ये अयोध्या जनपद का सबसे बड़ा डेवलपमेंट शुल्क हुआ जब रामलला उसको अदा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस अयोध्या जनपद का सबसे बड़ा डेवलपमेंट चार्ज होगा जो रामलला अदा करेंगे, उस पर आज चर्चा होनी तय होना। कुल मिला के जो 2,74,110 मीटिंग पर नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।